अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी लाश की वापसी का तीसरा हिस्सा। गोरा फौज लाश को जंगल में तलाश कर रही थी। किसी को मालूम नहीं था कि खूनी लाश जंगल में नहीं है। वो दरिया के पुराने पुल के नीचे एक सतून की खो में जंग लगे पत्थरों और ईंटों में बैठी थी। यहाँ बड़ी सीलन थी और दलदल थी। लाश गीली दीवार से टेक लगाए बैठी बिल्कुल सेध में देख रही थी। दरिया का पानी सतून से लिपट कर बड़े जोर से चक्कर काट कर आगे गुजर रहा था। खो में पानी का शोर भी आ रहा था और पानी की फुहार भी पड़ रही थी। पानी की फुहार उस वक्त से अंदर पड़ रही थी जिस वक्त से यह पुल बना था। उसकी वजह से अंदर दलदल सी पैदा हो गई थी। दीवारों पर नमी चढ़ गई थी और वह जंग से सब्ज स्याह काली हो गई थी। यहाँ कई किस्म के कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। लाश किसी कीड़े को अपने जिस्म से नहीं हटा रही थी। कन खजूरे उसकी मैली कुचैली गीली पट्टियों वाले भारी भरकम बदन पर रेंगते हुए जब लाश की आंखों या मुंह तक पहुंचते तो लाश बड़े आराम से 2 उंगलियों से उसे मसल कर नीचे फेंक देती। 2-3 जहरीले सांपों ने लाश के पांव और गर्दन पर डसा। लाश का तो कुछ न बिगड़ा, लेकिन सांप डसते ही जमीन पर गिरे और तड़प तड़प कर मर गए। लाश के अंदर एक ऐसा हिलाक कर देने वाला जहर पैदा हो गया था कि उसकी सांस से बदन पर छाले पड़ जाते थे। दरिया के पानी की फुहार से लाश के जिस्म पर लिपटी हुई सारी पट्टियां भीग गई थी। लाश पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। उसने दोनों पांव दलदली और अंधेरी जमीन पर फैला रखे थे। खो में अंधेरा था। सुराख में से बहुत मामूली रोशनी पानी की फुहार के साथ अंदर आ रही थी। पुल पर से जब भी कोई कार या ट्रक गुजरता तो उसकी आवाज लाश के कानों से टकराती। वो आहिस्ता से अपनी खौफनाक पपोटों वाली आंखें खोलती और फिर बंद कर लेती। गोरा फौज सुबह से शाम तक जंगल में छानबीन करती रही, मगर उसे लाश का कहीं भी सुराग न मिला। अंग्रेज कर्नल ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि जंगल में हर 15-20 फीट के फासले पर गोले फेंके जाएं। धाएं धाएं गोलाबारी शुरू हो गई। दरख्त कट कट कर गिरने लगे और कई जगहों पर आग लग गई, जिसे बड़ी मुश्किल से बाद में बुझाया गया। महकमा जंगलात के लोगों ने शोर मचाकर गोलाबारी बंद कराई कि अगर जंगल ने आग पकड़ ली तो ये सारे का सारा इलाका जलकर खाक हो जाएगा। अंग्रेज कर्नल को सख्त गुस्सा था कि वो पुरस्रार कातिल को तलाश करने में नाकाम रहा है। उसने अगले दिन एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें फैसला किया गया कि शहर में जाने वाली तमाम सड़कों पर फौजी चौकियां बिठा दी जाएं ताकि बाहर से शहर में आने और शहर से बाहर जाने वालों की चेकिंग की जा सके। दरिया के पुराने पुल पर भी गोरा फौज की एक चौकी बैठ गई। यहाँ पुल पर एक मशीन गन लगा दी गई। 2 गोरे राइफलें हाथ में लिए पुल पर आमने सामने खड़े पहरा देते और हर आने जाने वाले पैदल शख्स और गाड़ी वगैरह की बड़ी बुरी तरह से तलाशी लेते। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि लाश उनके कदमों के बिल्कुल नीचे खो में पड़ी है। गोरा फौज के पहरेदार बड़े देहाती किस्म के उजड़ लोग थे जिनको शहरियों के साथ बात करने की भी तमीज नहीं थी। चूंकि उस वक्त मुल्क पर अंग्रेज का राज था, इसलिए गोरे फौजी यहाँ के लोगों को अपना गुलाम समझकर उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। वो जिसको चाहते पकड़कर मारना शुरू कर देते। गालियां तो हर वक्त उनकी जुबान पर रहती थीं। पुल की चौकी पर 4 गोरे पहरा देते थे। वो मशीन गन पर थे और वो गोरे चल फिरकर गुजरने वालों के सामान और उनकी जेबों की तलाशी लेते थे। उनको चौकी पर पहरा करते 3 दिन गुजर गए। पुरस्रार कातिल का कोई सुराग न मिल सका, लेकिन अंग्रेज कर्नल का हुक्म था कि पहरा जारी रखा जाए। कातिल उसके चुंगल से बचकर नहीं जा सकता। 3 दिनों से लाश दरिया के पुल के नीचे खो में पड़ी थी। उसे ना तो खाने की जरूरत थी और ना धूप की और ना ज्यादा सांस लेने की। वो तो एक सांस लेकर 2-2 घंटे वैसे ही पड़ी रहती थी। ना उसे गर्मी तंग करती थी और ना सर्दी सताती थी। बस वो खो के अंदर काई लगी सब्ज और स्याह ईंटों के ऊपर गीली दीवार से टेक लगाए 3 दिन से खामोश बैठी थी। उसने कितने ही सांप और कन खजूरे मार लिए थे। अब कीड़े मकोड़ों ने लाश की तरफ आना बंद कर दिया था। चौथी रात भी आ गई। गोरे सिपाही पहरा दे रहे थे। रात के 10-11 बजे थे कि पुल पर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें एक औरत, एक बच्ची और एक बूढ़ा शख्स सवार था। गोरे सिपाहियों ने गाड़ी की तलाशी लेनी शुरू कर दी। एक टोकरी में चीनी का सामान रखा था। गोरे उसे बेरहमी से उलट पलट कर देखने लगे तो बूढ़े ने कहा, जनाब इसमें चीनी की प्लेटें हैं और कुछ नहीं। अगर अपने बेहतियाती से प्लेटें उल्टी तो ये टूट जाएंगी। इस पर गोरे को तहश आ गया कि इस गुलाम बूढ़े की ये जुर्रत के हाकिम गोरे को उसके काम से टोके। उसने राइफल का बट जोर से बूढ़े के सर पर दे मारा। बूढ़े के सर से खून जारी हो गया और वो बेहोश हो गया। औरत और बच्ची ने चीख चीख कर गोरे को जुल्म करने से रोका, मगर वो तो हवा के घोड़े पर सवार था। उसने बुढ़े को मार मार कर लहू लुहान कर दिया। ड्राइवर ने फौरन गाड़ी स्टार्ट कर दी।
गोरे सिपाही ने राइफल सीधी करके फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से औरत, बच्ची और बूढ़ा तीनों हलाक हो गए। गोरे के दूसरे साथी भी उसके साथ मिल गए। उन्होंने सोचा कि अगर ड्राइवर जिंदा रहा तो ये जाकर लोगों को सारी कहानी सुना देगा, क्यों ना इसे भी खत्म कर दिया जाए। बस उन्होंने गोली मारकर ड्राइवर को भी हलाक कर दिया और मोटर को धक्का लगाकर दरिया में फेंक दिया। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। इस सारे कत्लो खून का शोर नीचे खो में बैठी लाश के कानों तक बराबर पहुंच रहा था। उसने बच्ची और औरत के रोने, चिल्लाने और चीखने की आवाजें भी सुनी थी। फिर उसे धड़ाम से दरिया में किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। लाश को ऐसी ही आवाज उस वक्त भी सुनाई दी थी जब उसने शिकारी की मोटर गाड़ी दरिया में फेंकी थी। लाश को फिर एक गोरे सिपाहियों के बातें करने की आवाजें आईं। उसने गोलियां चलने की आवाजें भी सुनी थी। लाश ने अपने मुर्दा दिमाग पर जोर डालकर सोचना चाहा कि क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ना सोच सकी। गोरों ने चारों की चारों लाशें मोटर समेत दरिया में फेंक दी थी। जाहिर है, अगर दरिया में आगे चलकर लाशें मिली तो यही कहा जाएगा कि डाकुओं ने उन्हें लूटकर गोलियों से हलाक करके दरिया में फेंक दिया। गोरे फौजियों को तलाशी के बाद बूढ़े की कार से कुछ नकदी और जेवरात भी मिले, जो उन्होंने आपस में बांट लिए थे। लूटा हुआ माल मिलने पर गोरे सिपाही बड़े खुश थे। उन्होंने 4 इंसानों को कत्ल कर दिया था। इसका उन्हें बिल्कुल अफसोस नहीं था। वो तो इस मुल्क के लोगों को अपना गुलाम समझते थे कि जब चाहा चिंटी की तरह मसल दिया। रात आधी गुजर गई थी। 2 गोरे पहरा दे रहे थे और 2 गोरे सो रहे थे कि अचानक लाश में कुछ हरकत पैदा हुई। खुदा जाने लाश के दिल में क्या ख्याल पैदा हुआ कि वो आहिस्ता से दीवार का सहारा छोड़कर उठी और खो के मुंह पर आकर बाहर झांकने लगी। दरिया का शोर यहाँ बहुत ज्यादा था और पानी की फुहार लाश के चेहरे पर पड़ रही थी। लाश पत्थरों पर पांव रखती खो से बाहर निकल आई। अब वो पुल की पिछली तरफ निकल आई थी। यहाँ एक दरख्त के नीचे गोरे सिपाहियों का कैंप लगा था। उस कैंप के अंदर 2 गोरे सो रहे थे। लाश को सोते हुए गोरों की बू आई। शायद लाश को फिर खून का दौरा पड़ गया था और किसी को कत्ल करके अपने खून की प्यास बुझाने जा रही थी। लाश तंबू के पास आकर रुक गई। यहाँ अंधेरा बहुत गहरा था। जरा दूर पुल पर जहाँ 2 गोरे फौजी पहरा दे रहे थे, वहाँ एक लालटेन जल रही थी। लाश ने खेमे का पर्दा उठाया और अंदर दाखिल हो गई। उसे अब सोए हुए इंसानों की बड़ी तेज बू आ रही थी। खेमे के दरवाजे के पास ही एक गोरा खाट पर कंबल ओढ़े बेसुध पड़ा सो रहा था। लाश के चेहरे पर एक वेश्याना चमक आ गई और वो कत्ल करने पर तैयार हो गई थी। लाश ने बड़ी महारत से गोरे सिपाही के मुंह से कंबल हटाकर उसके मुंह पर हाथ रखकर इस जोर से दबाया कि उसकी आवाज तक न निकल सकी और उसका मुंह अंदर को पिचक गया। वो उसी वक्त मर गया। अब दूसरे गोरे की बारी थी। लाश ने आगे बढ़कर देखा कि दूसरा गोरा जमीन पर कंबल ओढ़े पड़ा खराटे ले रहा था। लाश को इंसानों के खराटे लेने की आवाज सख्त नापसंद थी। शायद वो इस आवाज से डर जाती थी। लाश ने आगे बढ़कर उस गोरे के मुंह से कंबल हटाकर उसकी गर्दन दोनों हाथों से दबोचकर उसे एक ऐसा खौफनाक झटका दिया कि गर्दन उसके हाथ में आ गई। लाश ने गोरे की गर्दन को दूर फेंक दिया और खेमे से बाहर निकल आई। अब उसे पुल पर चलने वाली धीमी धीमी लालटेन की रोशनी अपनी तरफ बुला रही थी। उसने लालटेन की रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। पुल पर दोनों गोरे पहरा दे रहे थे। एक गोरा मशीन गन पर बैठा था और दूसरा हाथ में राइफल लिए टहल रहा था। वो आपस में बातें भी कर रहे थे। लाश को उनकी बातों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो करीब जाकर एक दरख्त की ओट में छुप गई और दोनों गोरों को देखने लगी। लाश अंधेरे में भी बड़ी आसानी से देख सकती थी। गोरों ने अभी तक लाश को नहीं देखा था। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि वहां कोई खूनी लाश भी है। गोरे हंस हंस कर आपस में बातें कर रहे थे। एक गोरे ने कहा, यार टॉमी, जरा खेमे में जाकर कॉफी का एक प्याला तो बना कर लाओ, कमबख्त नींद आने लगी है। दूसरा गोरा कहने लगा, यार कॉफी कौन बनाए इस वक्त, मेरा तो ख्याल है कि सब्र ही कर लो, अभी 2-1 घंटे में सुबह हो जाएगी, नाश्ते वाला ट्रक चाय लेकर आ जाएगा। पहला गोरा बोला, अरे याद आ गया, मेरे बिस्तर के पास थर्मस में गरम गरम चाय भरी पड़ी है, जाकर उठा लाओ, मजे से बैठकर पियेंगे, कमबख्त आज सर्दी भी बहुत है। दूसरे गोरे ने कहा, हाँ थर्मस जरूर जाकर ले आता हूँ। ये कहकर दूसरे गोरे ने राइफल अपने कंधे के साथ लटकाई और चाय की थर्मस लाने खेमे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक दरख्त की ओट में लाश खड़ी थी। गोरा लाश के बिल्कुल करीब से गुजरा। लाश उसके पीछे पीछे चल पड़ी। गोरा खेमे के अंदर दाखिल हो गया। उसने माचिस जलाकर थर्मस देखनी चाहिए कि उसे अपने दोनों साथियों की कुचली हुई लाशें पड़ी मिली। उसने दहशत ज़दा होकर जोर से अपने साथी को पुकारा। उसकी आवाज से लाश परेशान हो गई। लाश खेमे में दाखिल हो गई थी। गोरे ने मुड़कर लाश को देखा तो खौफ से थर थर कांपने लगा। लाश ने उसे ज्यादा कांपने की मोहलत न दी और उसकी गर्दन पर जोर से हाथ मारकर उसकी गर्दन उड़ाकर रख दी। मरने वाले गोरे की दहशतनाक चीख बाहर वाले सिपाही ने सुन ली थी। वो मशीन गन लेकर खेमे की तरफ भागा। सामने खेमे के दरवाजे में खूनी लाश एक चट्टान की तरह खड़ी थी। गोरे ने अंधाधुंध उस पर मशीन गन से फायरिंग कर दी। गोलियां लाश के सीने से गुजरकर पीछे निकलती चली गईं। लाश के सीने पर जख्म बनकर अपने आप साथ ही साथ बंद होते गए।
और लाश बड़े सुकून से गोरे की तरफ बढ़ती गई। गोरा मशीन गन से फायर करता हुआ पीछे हटता गया। खौफ से उसका खून खुश्क हो गया था, क्योंकि मशीन गन की गोलियों से लाश पर कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर मशीन गन की सारी गोलियां खत्म हो गईं। लाश अब गोरे के सर पर पहुंच गई थी। गोरे ने मशीन गन उठाकर लाश के सर पर मारने की कोशिश की। लाश ने बड़े आराम से गोरे को कमर से पकड़कर अपने सर के ऊपर उठा लिया। खामोश रात के पिछले पहर में गोरे सिपाही की आखिरी चीख गूंजी और उसके बाद लाश ने गोरे के जिस्म के 2 टुकड़े करके उसे दरिया में फेंक दिया। लाश का आधा जिस्म खून से भर गया था। लाश दरिया की तरफ चल दी। सतून के पास पहुंचकर वो पत्थरों से होती बड़ के दरख्तों की झाड़ियों को पीछे हटाती अपने अंधेरे खो में दाखिल हो गई। अंदर जाकर वो बड़े सुकून से दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उसका दौरा खत्म हो गया हो। फिर न जाने लाश के दिमाग में क्या ख्याल आया कि एक झटके के साथ उठी और खो से बाहर निकलकर पत्थरों के ऊपर से होती पुल पर आकर खड़ी हो गई। हर तरफ गहरी खामोशी थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। मशरिक की तरफ सुबह की हल्की हल्की नीली रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। पुल पर कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। लाश पुल के दरमियान खड़ी उस जंगल की तरफ देखती रही जहां अंग्रेज कर्नल ने रात भर गोलाबारी कराई थी। दूर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आई। लाश ने चौंक कर देखा, दूर सड़क पर एक ट्रक पुल की तरफ बढ़ रहा था। उसकी दोनों बत्तियां रोशन थीं। लाश पुल पर से हटकर एक दरख्त के पीछे होकर खड़ी हो गई। ट्रक आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया और पुल के पार एक तरफ रुक गया। एक गोरा फौजी कूदकर बाहर निकला और सीटी बजाते हुए अपने साथियों को आवाजें देने लगा, चलो भाई, अपना राशन पानी उतरवा लो। वहां कोई होता तो जवाब देता। ये गोरा अंग्रेज कर्नल का अर्दली था। उसकी ड्यूटी रोजाना सुबह मुंह अंधेरे पुल पर पहरा देने वाले गोरे सिपाहियों को राशन पानी पहुंचाने पर लगी थी। जब किसी की आवाज ना आई तो अर्दली बड़ा हैरान हुआ कि आज इन लोगों को क्या हो गया है। ये सब के सब कहां मर गए? पुल पर रोज की तरह कोई सिपाही पहरा भी नहीं दे रहा। उसने एक बार फिर आवाज दी, अरे कहां मर गए तुम सब के सब? कोई जवाब ना आया। अर्दली गोरा जरा फासले पर लगे खैमे की तरफ गया तो उसे रास्ते में टूटी हुई मशीन गन मिली। उसका माथा ठनका के जरूर दाल में काला काला है। उसने पेटी में से भरा हुआ रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। वो एक एक कदम उठाता खैमे की तरफ बढ़ा। जो ही उसने खैमे का पर्दा उठाया, अंदर उसे 3 गोरों की मसली हुई लाशें जमीन पर पड़ी नजर आईं। वो जल्दी से बाहर आ गया और इर्द गिर्द देखकर सोचने लगा कि इन गोरों को कौन कत्ल कर गया। फिर वो भागकर ट्रक की तरफ आया ताकि वापस जाकर अपने अंग्रेज कर्नल को इतला दे कि पुल पर किसी ने 3 पहरेदार सिपाहियों को कत्ल कर दिया है और चौथा गायब है। जो ही वो ट्रक के पास आया और खिड़की खोलकर ट्रक में सवार होने लगा तो ये देखकर उसकी घिघी बन गई कि लाश पहले ही उसकी सीट पर बैठी थी। वो वापस भागा। लाश भी बाहर निकलकर उसके पीछे दौड़ी। अर्दली की टोपी जमीन पर गिर पड़ी। उसने पीछे मुड़कर रिवॉल्वर की सारी गोलियां लाश पर फायर कर दी। लाश पर कोई असर न हुआ। वो फिर भी उसके ताक़ुब में चली आई। अर्दली ने घबराकर पुल के ऊपर से दरिया में छलांग लगा दी। लाश पुल पर आकर खड़ी होगी और गोरे अर्दली को दरिया में तैरकर दूर जाते देखती रही। लाश का चेहरा गुस्से से फैल गया। उसका शिकार उसके हाथ से निकल गया था। वापस आकर लाश ने अर्दली की गिरी हुई टोपी उठाकर सूंघी। उसे अजीब सी बू आई। इस बू को लाश ने अपने दिमाग में बिठा लिया। वो उस शख्स को हलाक करने का फैसला कर चुकी थी। लाश ने ट्रक को लाते मार मार कर तोड़ फोड़ दिया। उसके बाद लाश एक तरफ को मुड़ी और जंगल की जानिब चल दी। दिन निकलते ही एक तरफ शोर मच गया। अर्दली ने दरिया पार करके अपने अफसर अंग्रेज कर्नल को कत्ल की सारी रिपोर्ट दी। अंग्रेज कर्नल का चेहरा गुस्से से लाल टमाटर हो गया। वो फौरन पुलिस को लेकर मौका पर पहुंच गया। खैमे में 3 लाशें पड़ी थी। ट्रक तोड़ फोड़ दिया गया था। चौथे गोरे की लाश दरिया में से निकाल ली गई। अंग्रेज कर्नल ने हुक्म दे दिया कि जो कोई लाश को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करेगा उसे 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। लेकिन किसको पड़ी थी कि अपनी जान की बाजी लगाकर उस पुरस्रार भूत को तलाश करता फिरे। अब तो सारे शहर में बच्चे बच्चे को पता चल गया था कि वही पुरानी खूनी लाश फिर से जिंदा होकर तबाही मचा रही है। सरकारी सतह पर रोज इजलास होने लगे। पुलिस और गोरा फौज ने रातों को गश्त शुरू कर दी। बहराम और इंस्पेक्टर आर्थर ने पुल पर जाकर लाश के पैरों के निशान मालूम कर लिए थे। ये निशान दरिया के एक सतून की तरफ जाते थे। दोनों सुराग रसां दरिया के सतून के पास आ गए। लाश के निशान नीचे उतर रहे थे। बहराम ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, साफ मालूम हो रहा है कि लाश यहीं कहीं छुपी हुई है। इंस्पेक्टर ने कहा, जरूर इसके नीचे कोई गार है। बहराम बोला, लेकिन हम इसके नीचे नहीं उतर सकते, इसमें जान का खतरा है। हाँ, हम अगर किसी तरह से यहाँ लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरों का बना हुआ जाल लाकर डाल दें तो लाश को गिरफ्तार करने की एक कोशिश की जा सकती है। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं अभी जाल बनाने का हुक्म देता हूँ और यहाँ पहरा लगा देता हूँ ताकि अगर लाश निकलकर किसी तरफ को जाए तो उसकी निगरानी की जाए। ठीक है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर आर्थर के हुक्म से फौरन लोहे का जाल तैयार कर दिया गया। ये जाल लोहे की बड़ी मजबूत और मोटी मोटी जंजीरों को आपस में जोड़कर बनाया गया था। ये इतना ताकतवर था
कि अगर हाथी भी उसमें आ जाए तो अपने आप को आजाद नहीं करा सकता था। बहराम को शक था कि लाश जरूर उसे तोड़कर निकल जाएगी, लेकिन वो एक कोशिश जरूर करना चाहता था। सारे इलाके में लोगों की आमदोरफ्त पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। पुल पर लोगों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई। गोरे फौज के सिपाही जाल को लेकर दरिया के नीचे वाली खो की तरफ बढ़े। बहराम और इंस्पेक्टर उनके साथ साथ थे। खो के मुंह पर जाकर उन्होंने जाल फेंक दिया। फिर वो टार्च रोशन करके खो के अंदर देखने लगे। वहां कोई भी नहीं था। काफी देर इंतजार करने के बाद बहराम ने कहा, इंस्पेक्टर आर्थर, मुझे अफसोस है कि लाश यहाँ नहीं है, वो कहीं और जा चुकी है। ये कैसे हो सकता है? आर्थर ने झंझला कर कहा। बहराम बोला, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि लाश पहले से बहुत होशियार हो गई है। उसे मालूम था कि उसने 4 सिपाहियों को हलाक किया है। लोग यहाँ आएंगे और उसके पांव के निशानों के साथ साथ खोह में उसे तलाश करेंगे। चुनाचे वो यहाँ से पहले ही फरार हो गई है। आर्थर ने सर पकड़कर बालों में हाथ फेर कर कहा, तो फिर अब क्या होगा बहराम? लाश तो किसी तरह से भी काबू में नहीं आ रही। आखिर हम लोग जाएं भी तो कहां जाकर मुजरिम को तलाश करते फिरें? बहराम ने सर खुजाते हुए कहा, आर्थर, लाश एक बहुत बड़ा इम्तिहान बनकर हमारे सामने आ गई है। खुदा ने चाहा तो हम एक ना एक दिन इस इम्तिहान में जरूर पूरे उतरेंगे। आर्थर बोला, इस वक्त तक तो ये लाश आधे शहरियों का खून कर चुकी होगी। बहराम ने कहा, मेरा ख्याल है सरकारी साइंसदानों से कहकर कोई ऐसा तेजाब तैयार कराया जाए जिसको लाश पर फेंककर उसे जलाकर खाक कर दिया जाए। आर्थर बोला, ये तो ठीक है, लेकिन लाश सामने तो आए, वो तो कहीं नजर नहीं आ रही। साइंसदान तेजाब किस पर फेंकेंगे? बहराम ने कहा, इस कुर्बानी के लिए मैं अपने आप को पेश करता हूँ। क्या मतलब? आर्थर ने ताज्जुब से पूछा। बहराम ने कहा, मतलब ये कि मैं उस जगह जाकर खुली जगह पे बैठ जाऊंगा जहां लाश के होने का इम्कान होगा। मैं आधी रात को आवाजें पैदा करके लाश को अपनी तरफ बुलाऊंगा। जब लाश सामने आ जाएगी तो साइंसदान उस पर आसानी से तेजाबी आग की बौछार डाल सकेंगे। इंस्पेक्टर बोला, ख्याल तो अच्छा है, मगर इसमें तुम्हारी जान का खतरा है। बहराम ने कहा, मिस्टर आर्थर, इस वक्त हम सब की जान को खतरा है। लाखों शहरियों की जानें हर वक्त खतरे में हैं। उनको बचाने के लिए हम में से किसी न किसी को यह खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। बहराम की पेशकश कबूल कर ली गई और साइंसदानों ने लेबोरेटरी में आग पकड़ने वाला तेजाब तैयार करना शुरू कर दिया। जब तेजाब तैयार हो गया तो अब लाश की तलाश शुरू हो गई। लाश का 2-4 रोज से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कोई नई वारदात भी नहीं हुई थी। 1 हफ्ता गुजर गया, किसी जगह किसी शहरी का खून न हुआ। सबको कुछ यकीन सा होने लगा कि लाश शहर छोड़कर जंगलों में दूर हिमालय की तरफ निकल गई है और शायद अब कभी वापस नहीं आएगी। साइंसदानों ने तेजाब का ड्रम और पिचकारी स्टोर में रख ली। पुलिस और फौज ने भी सुख का सांस लिया कि लाश कहीं दफा हो गई है। लाश को गुम हुए 15 रोज गुजर गए थे। शहर की जिंदगी फिर से मामूल पर आ गई। लोग बड़े खुश थे कि लाश की बला से छुटकारा मिल गया। अखबारों में भी अब कत्ल वगैरह की खबरें आना बंद हो गई थी। बहराम की बीवी गजाला ने तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसके खाविंद की जान बच गई, क्योंकि उसने जब से सुना था कि उसके खाविंद बहराम ने अपने आप को रजाकाराना तौर पर पेश किया है तो उसकी रातों की नींद हराम हो गई थी। अब जब लाश की वारदातों का सिलसिला खत्म हो गया तो वो बहुत खुश हो गई। 1 महीना आराम से गुजर गया। सर्दियों का शदीद किस्म के मौसम का जोर टूट गया था और बड़ा खुशगवार सा मौसम शुरू हो गया था। रातों को जरूरी सर्दी होती, लोग कमरों के अंदर लिहाफों में दुबक कर सोते, मगर दिन के वक्त मौसम खुल जाता और धूप में गर्मी महसूस होती। बहराम और आर्थर लाश की तफ्तीश और इधर उधर की दौड़ धूप से सख्त थक गए थे। उन्होंने 15-15 दिनों की छुट्टी ली और अपनी अपनी बीवियों और बच्चों को लेकर शहर से दूर ऊपर पहाड़ी मुकाम पर सैर करने चले गए। अंग्रेज कर्नल को एक सदमा जरूर था कि वो खूनी लाश से अपने गोरे सिपाहियों की मौत का बदला नहीं ले सका। वो चाहता था कि अपने हाथों लाश को गिरफ्तार करके मैदान में लाए और फिर अपने रिवॉल्वर से गोलियां चलाकर लाश का सीना छलनी करके अपने इंतकाम की प्यास बुझाए, मगर वो ऐसा न कर सका था। लाश अगरचे शहर से मुंह मोड़ गई थी, मगर वो अभी तक जिंदा थी। उसके गोरे साथियों का कातिल अभी तक जिंदा फिर रहा था। अंग्रेज कर्नल ने अपने गोरे अर्दली की तरक्की कर दी थी, क्योंकि उसने बड़ी बहादुरी से काम लेकर लाश से अपनी जान बचाई थी और दरिया में से गुजरकर अफसरों की लाश की पूरी रिपोर्ट लाकर बयान की थी। अर्दली अपने अंग्रेज कर्नल की कोठी के एक क्वार्टर में अकेला रहता था। अंग्रेज कर्नल की कोठी शहर के मगरबी किनारे पर एक झील के पास आम के दरख्तों में घिरी हुई खड़ी थी। ये कोठी किसी जमाने में किसी राजा की मलकियत थी। अब उस पर एक अंग्रेज कर्नल ने अपना कब्जा कर रखा था और उस कोठी के तहखाने में लाकर कर्नल अपने मातहत अमले यानी खानसामा नौकर वगैरह की खूब पिटाई किया करता था। उसने एक हिंदुस्तानी सिपाही को तो मार मार कर जान से ही मार दिया था। भला अंग्रेज बादशाह को कौन पूछने वाला था? वो दौर ही अंग्रेजी सरकार की हुकूमत का था। अर्दली उस कोठी के क्वार्टर में रहता था। अर्दली उस बहुत बड़ी हकीकत को भूल चुका था कि उसकी टोपी पुल पर उस रात गिर पड़ी थी, जो अगले रोज वहां नहीं मिली थी, जिसका साफ मतलब यह था कि लाश टोपी उठाकर अपने साथ ले गई है। ये बात अर्दली ने ना बहराम को बताई थी और ना इंस्पेक्टर आर्थर को,
कि इस रात मौका पर उसकी टोपी गिर पड़ी थी। उसने सोचा कि इसमें बताने वाली खास बात क्या हो सकती है, बस टोपी थी, गिर पड़ी। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि लाश के लिए उसकी टोपी बड़ी हैसियत रखती है। अगर अर्दली उस रोज ही बहराम की टोपी के बारे में बता देता तो जरूर कोई ना कोई ऐसा कदम उठाते कि लाश को सामने लाकर उस पर तेजाबी आग फेंकी जाती। मगर अर्दली ने किसी से टोपी के बारे में बात नहीं की थी। वो यही समझ रहे थे कि लाश हिमालय के जंगलों की तरफ निकल गई है, जबकि किसी को खबर न थी कि लाश उसी इलाके में एक जगह बंद है और वो बहुत जल्द टोपी के मालिक की तलाश में निकलने वाली है। चुनाचे यही हुआ। एक रात लाश ने अर्दली की टोपी को सूंघा, टोपी वहीं फेंकी और टोपी की बू लेते हुए वो जंगल में से बाहर निकल आई। लाश को अर्दली के सर और कपड़ों की बू शहर के मशरकी हिस्से की तरफ से आ रही थी। वो रातों रात सफर करती हुई शहर के मशरकी इलाके में आ गई। यहाँ आते आते उसे दिन की रोशनी हो गई। दिन की रोशनी में लाश सफर नहीं कर सकती थी। दिन की रोशनी में उसकी आंखें चुंधिया जाती थी। जिस जगह से लाश गुजर रही थी वहां खेत ही खेत फैले हुए थे। एक जगह घास और ढोर डंगरों को बंद करने के लिए बाड़ा सा बना हुआ था। लाश को दिन गुजारने के लिए किसी महफूज जगह की जरूरत थी। वो उस बाड़े की तरफ आ गई। ये एक ऊंचा सा झोंपड़ा था जिसकी छत दरख्तों की टहनियां डालकर बनाई गई थी। लाश बाड़े के अंदर आ गई। यहाँ अंधेरे में लाश ने देखा कि जगह जगह घास के बड़े बड़े गट्ठे पड़े हैं। यहाँ गाय बैल कहीं नहीं था। लाश कोने में घास के ऊंचे ऊंचे गट्ठों के पीछे छुपकर बैठ गई। दिन निकल आया था। किसान खेतों में काम करने के लिए घरों से हल लेकर चल पड़े। जिस किसान का ये बाड़ा था वो भी ढोर डंगर लेकर आ गया। उसने बैल बाड़े के बाहर बांधने की कोशिश की, मगर बैल वहां डर जाते। किसान बड़ा हैरान हुआ कि पहले कभी बैल नहीं डरे, फिर आज क्यों ये डर रहे हैं। असल वजह यह थी कि बैलों को लाश की मौजूदगी का एहसास हो गया था, इसलिए वो घबरा रहे थे और रस्सी तुड़ा तुड़ाकर भाग रहे थे। किसान ने समझा कि बैल यूं ही जिद कर रहे हैं, चुनाचे वो उन्हें लेकर दूसरी जगह जाकर बांध आया। किसान बाड़े का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा खुलते ही अंदर सूरज की रोशनी फैल गई। गट्ठों के पीछे बैठी हुई लाश चौकन्नी हो गई। खतरा सूरज की रोशनी के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। किसान ने आगे आगे से कुछ घास लिया और बाड़े का दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। अंदर फिर अंधेरा सा छा गया। लाश मुतमईन होकर बैठ गई। सारा दिन लाश को ढोर डंगरों को डकराने और किसानों के आपस में बातें करने की आवाज आती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरज गरूब हो गया। शाम पड़ गई। किसान खेतों में से वापस घरों को जाने लगे। रात की खामोशी चारों तरफ फैल गई। लाश खामोशी से घास के गट्ठों के पीछे से निकलकर बाहर खेतों में आ गई। चारों तरफ चुपचाप थी। कहीं से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही थी। लाश ने चारों तरफ मुंह घुमाकर गोरे अर्दली की बू सूंघी। एक तरफ से उसकी बू बराबर आ रही थी। लाश ने उस तरफ चलना शुरू कर दिया। लाश अंधेरे में किसी को नजर नहीं आ सकती थी, क्योंकि कीचड़ और खून के बड़े बड़े धब्बों के स्याह पड़ जाने की वजह से लाश के बदन पर चिपकी हुई सारी पट्टियां काले रंग की हो गई थी और वो अंधेरे में चलती हुई एक साया सा लगती थी। लाश चलते चलते अब उस इलाके में आ गई जहां बड़े खूबसूरत बाग थे। उन बागों में बच्चों के खेलने के लिए झूले लगे हुए थे। दरख्त एक कतार में उगे हुए थे और झाड़ियों में गुलाब के फूल खिले थे। लाश उन बागों में से भी गुजर गई। अब वो एक वीरान इलाके से गुजर रही थी। अर्दली के कपड़ों की बू तेज हो रही थी, इसलिए लाश बिल्कुल ठीक जा रही थी। आधी रात के बाद लाश एक नहर पर आ गई। उस नहर की दूसरी जानिब ऊंचे टीले पर एक सफेद रंग की कोठी बनी हुई थी। अर्दली की बू उस कोठी की तरफ से आ रही थी। लाश की आंखों में इत्मीनान की झलक सी चमक उठी। वो अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी। जो शख्स उसे धोखा देकर भाग गया था, उससे बदला लेने लाश आन पहुंची थी। लाश बड़े आराम से नहर में उतर गई। फिजा में सर्दी थी। नहर का पानी बड़ा ठंडा था, मगर लाश को ना तो वो गर्म लग रहा था और न ठंडा। नहर से निकलकर लाश ने टीले वाली कोठी की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो कोठी के सामने एक तरफ होकर खड़ी हो गई। कोठी के दरवाजे पर एक गोरा संतरी राइफल हाथ में लिए पहरा दे रहा था। लाश बड़े गौर से गोरे संतरी की तरफ छुप कर तकती रही। उसका मकार दिमाग फौरन समझ गया कि यह पहरेदार है। लाश पीछे से होकर कोठी के अकब में आ गई। यहाँ वीरानी थी, खामोशी थी, कोई पहरेदार नहीं था। यहाँ अर्दली की बू बहुत तेज थी। लाश दीवार के साथ साथ चलने लगी। असल में यह कोठी अंग्रेज कर्नल की थी, जो लाश का जानी दुश्मन था। जो शख्स लाश के हाथ से बचकर दरिया में छलांग लगाकर निकल गया था, वो इस बददिमाग अंग्रेज कर्नल का अर्दली था। लाश दीवार के साथ साथ चलती हुई एक छोटे से दरवाजे पर आकर रुक गई। यह दरवाजा अर्दली के क्वार्टर का दरवाजा था। यहाँ लाश को अर्दली की बड़ी तेज बू आने लगी। अर्दली उस क्वार्टर के एक कमरे में सो रहा था। लाश ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश न की। वो बड़ी आसानी से दरवाजा तोड़कर अंदर जा सकती थी, मगर वो ऐसा करने के बजाय दीवार के ऊपर चढ़कर कोठी के अंदर आ गई। वो अर्दली के क्वार्टर के सहन में खड़ी थी। लाश कदम कदम चलती उस दरवाजे पर आ गई जिसके अंदर अर्दली सो रहा था। लाश ने दरवाजे से कान लगा दिए। अंदर से अर्दली के खराटों की आवाज आ रही थी। ये आवाज लाश को सख्त बुरी लगती थी। इस आवाज से वो घबरा जाती थी
اور اس کے سر پر خون سوار ہو جاتا تھا۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا، اندر سے کواڑ کھل گیا، لاش کمرے میں داخل ہو گئی۔ کواڑ کے کھلنے کی آواز سے اردلی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے لحاف میں سے منہ باہر نکال کر آواز دی، کون ہے؟ اندھیرے میں گورے اردلی کو کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا شاید اس نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ وہ پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا تو اسے کمرے میں کسی کے چلنے اور گہرے گہرے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ گورا اردلی چوکنا ہو گیا، شاید اندر چور آ گیا ہے۔ اس نے سرانے کے نیچے ہاتھ لے جا کر ریوالور نکالنا چاہا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ ریوالور تو اس نے مستری کو صاف کرنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ اردلی کو پسینہ آ گیا، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ لاش اس کے سرانے آن کھڑی ہوئی تھی۔ گورے اردلی نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ وہی دریا کے پل والی بلا اس کے سر پر کھڑی اسے گھور رہی ہے۔ گورے اردلی کا سارا جسم لرز اٹھا، اس کا حلق خشک ہو گیا اور اسے جسم کے اندر خون کی گردش رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لاش اس پر آہستہ آہستہ جھکتی چلی گئی۔ گورا اردلی جیسے پتھر بن گیا۔ اس نے شور مچانا چاہا لیکن شور نہ مچا سکا۔ اس نے چیخ مارنی چاہی مگر آواز اس کے گلے میں دب کر رہ گئی۔ اب لاش کا بھیانک چہرہ اردلی کے چہرہ کے بالکل اوپر جھکا ہوا تھا۔ لاش نے اپنے دونوں ہاتھ اردلی کی گردن میں ڈالے اور اسے مردہ چوہے کی طرح اوپر اٹھا کر جھٹک دیا۔ گورے اردلی کی کمر کو دو ٹکڑے کرنے کے لیے یہ ایک ہی جھٹکا کافی تھا۔ بیچارہ اردلی کوئی آواز نکالے، کسی کو مدد کے لیے پکارے بغیر ہی مر گیا۔ لاش نے اسے 2-3 اور جھٹکے دیے اور پھر اسے چارپائی کے اوپر پھینک کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کوارٹر کے سین سے نکل کر وہ کوٹھی کے پچھلے لان کے برآمدے میں آ گئی۔ یہاں برآمدے میں ایک بلب جل رہا تھا۔ لاش کو روشنی سے دشمنی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر زور سے ہاتھ مارا اور بلب توڑ ڈالا۔ بلب کے ٹوٹنے کی آواز انگریز کرنل کے کمرے میں گئی۔ بد دماغ انگریز کرنل کی نیند بڑی کچی تھی۔ بلب کے ٹوٹنے کی آواز سے اس کی نیند کھل گئی۔ اس نے ٹیبل لیمپ کی بتی روشن کی اور آواز دی، کون الو کا پٹھا ہے باہر؟ لاش نے بڑے غور سے یہ آواز سنی۔ اس نے انگریز کرنل کی آواز پہچان لی تھی۔ اس کا اصل دشمن تو ابھی اپنے کمرے میں زندہ تھا۔ لاش نے اسے بھی ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لاش کو معلوم تھا کہ انگریز کرنل ضرور اپنے کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئے گا، یہ دیکھنے کہ بجلی کا بلب کیسے ٹوٹ گیا۔ لاش ایک الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ انگریز کرنل کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور وہ ڈریسنگ گاؤن پہنتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ برآمدے میں اندھیرا تھا۔ اس نے اردلی کو آواز دی، او گدے کے بچے کہاں مر گئے ہو؟ یہ بلب کس نے توڑ دیا ہے؟ پھر اس نے باہر چوکیدار کو آواز دے کر پکارا۔ لاش اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ چوکیدار سنتری بھاگتا ہوا پچھلے برآمدے میں آ گیا۔ کرنل نے گرجتے ہوئے کہا، کوٹھی میں چور گھس آیا ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں، تم باہر کیا کر رہے ہو؟ گورے سنتری نے سلوٹ کرتے ہوئے کہا، سر میں تو بھاگ رہا ہوں، کوئی بھی اندر داخل نہیں ہوا۔ ارے گدے کے بچے، چور پیچھے سے بھی تو داخل ہو سکتا ہے۔ اگر چور نہیں آیا تو پھر یہ بلب کس نے توڑ ڈالا؟ جلدی معلوم کرو۔ یس سر۔ اور گورا سنتری لپک کر کوٹھی کے چاروں طرف گھوم گیا۔ واپس آ کر بولا، سر کہیں کوئی چور نہیں ہے۔ کرنل نے جھنجھلا کر کہا، الو کے پٹھے چھت پر جا کر دیکھو۔ یس سر۔ گورا سنتری فوراً چھت پر چڑھ گیا۔ برآمدے میں انگریز کرنل اکیلا رہ گیا۔ وہ سگار سلگا کر پینے اور برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ لاش اب خاموشی سے الماری کے پیچھے سے نکل کر کرنل کے سامنے آ گئی۔ کرنل نے ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں اپنے سامنے ایک خوفناک انسان کو دیکھا جو 7 فٹ اونچا اور چوڑا تھا اور اس کے سارے جسم پر سیاہ گندی پٹیاں لپٹی ہوئی تھی اور جس کی آنکھوں سے موت کی شعائیں نکل رہی تھی۔ ایک بار تو انگریز کرنل اپنی جگہ پر ہل گیا، پھر فوراً ہی سنبھل کر اس نے گرج کر پوچھا، کون ہو تم؟ لاش آگے بڑھنے لگی۔ کرنل فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی قاتل بھوت ہے جس نے اس کے کئی فوجی ہلاک کر دی ہیں، جس کی تلاش میں سارا شہر پریشان تھا اور جس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ پراسرار بلا اب ہمالیہ کی ترائی کے جنگلوں میں نکل گئی ہے۔ لیکن وہی پراسرار اور خوفناک بلا اب جیتی جاگتی اپنے بھیانک روپ میں کرنل کی آنکھوں کے سامنے تھی اور اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کرنل نے زور سے سنتری کو آواز دی، مدد سنتری مدد۔ سنتری نے چھت پر کرنل کی آواز سنی تو بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ نیچے آ کر اس نے جو دیکھا اس نے سنتری کا سر چکرا دیا۔ انگریز کرنل کی کچلی ہوئی لاش برآمدے کے فرش پر خون میں لت پت پڑی تھی اور قاتل کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ منتری نے جھٹ سے ہوا میں 4 فائر کر کے شور مچانا شروع کر دیا، دوڑو بھاگو خون ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اردلی اور خانسامہ فوراً پہنچ جائیں گے، مگر سوائے خانسامہ کے اور کوئی نہ آیا۔ اس نے بھی اپنے صاحب کی لاش دیکھی تو دنگ رہ گیا۔ سنتری سے بولا، صاحب پولیس کو فون کریں، ابھی یہ کام کسی خوفناک قاتل کا ہے۔ تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی فون کرتا ہوں۔ گورا سنتری ملٹری پولیس کو فون کرنے کے لیے کرنل کے بیڈ روم میں بھاگا۔ اس بدقسمت گورے کو کیا خبر تھی کہ اندر اس کی موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ٹیلی فون کرنل کے سرانے میز پر رکھا تھا۔ سنتری نے جھک کر فون کا چونگا اٹھایا اور ڈائل گھمانے لگا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ملٹری پولیس، ہیلو۔
कटक की आवाज के साथ ही फोन कट गया। फोन इसलिए कट गया था कि संतरी के पीछे से लाश ने निकलकर टेलीफोन की तार को संतरी के गले में डालकर उसका गला हमेशा हमेशा के लिए दबाकर उसे खत्म कर दिया था। कोठी के बरामदे में खानसामा संतरी का इंतजार कर रहा था कि वो फोन करके बाहर आए। कितनी देर गुजर गई, संतरी बाहर ना आया। खानसामा खुद साहब के बेडरूम में आ गया। यहाँ आकर उसने जब संतरी की लाश देखी तो उल्टे पांव भागा। वो इतनी तेजी से अफरा तफरी में भागा कि लाश के बिल्कुल करीब से गुजर गया और वो उसे दबोच ना सकी। खानसामा सीधा अर्दली के क्वार्टर में आ गया। यहाँ भी क्वार्टर खुले और अंदर अर्दली की लाश मिली। अब तो उसके होशो हवास जवाब दे गए। उसे पता चल गया कि कातिल कोठी में ही है। वो कोठी की दीवार फांद कर बाहर भाग गया और भागते भागते एक गड्ढे में धड़ाम से गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। लाश कर्नल से इंतकाम लेकर उसके बेडरूम से बाहर आ गई। फिर वो बंगले के बड़े दरवाजे से गुजरकर टीले से नीचे उतरी और नहर अबूर करके खेतों में होती हुई रात के अंधेरे में गुम हो गई। कर्नल की मौत से एक हंगामा खड़ा हो गया। लाश के बारे में जो ये ख्याल था कि वो हिमालय के जंगलों में चली गई है, बिल्कुल गलत साबित हो गया था। लाश शहर के इर्द गिर्द मौजूद थी और उसके कत्लेआम का सिलसिला जारी था। अंग्रेजी फौज ने सारे शहर को घेरे में लेकर घर घर पुरस्रार कातिल की तलाश शुरू कर दी। बहराम और आर्थर को तार देकर पहाड़ी सेहत अफजा मकाम से वापस बुला लिया गया। वो भी परेशान हो गए और फिर से लाश की तलाश में जुट गए। मगर भला लाश किसी के हाथ आने वाली शय थी? बहराम ने तो आर्थर को साफ साफ कह दिया था, मिस्टर आर्थर, गोरा फौज चाहे सारे शहर के एक एक घर, एक एक गली कूचे को अपनी हिरासत में ले ले, याद रखो लाश इन लोगों को कभी नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर ने तंग आकर कहा, भाई तो फिर किस तरह काबू में आएगी लाश? मेरी तो जिंदगी हराम कर दी है इस कमबख्त लाश ने। बहराम ने कहा, मेरे भाई खुदा का शुक्र अदा करो कि लाश ने अभी तक हम दोनों को माफ किया हुआ है और हमारी तरफ तवज्जो नहीं की, नहीं तो हम भी बस उसकी एक ही चपत के मेहमान हैं। आर्थर फिक्रमंद होकर कहने लगा, बहराम खुदा के लिए कुछ करो, ये हमारा फर्ज भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। लाश ने अगर अपना कत्लेआम इसी तरह जारी रखा तो मैं ये शहर छोड़कर भाग जाऊंगा। मैं क्या, तुम देख लेना, लोग इस शहर से हिजरत कर जाएंगे, शहर वीरान होकर खंडर बन जाएगा। फिर कुछ अरसे बाद स्याह लोग यहाँ आकर देखा करेंगे कि कभी ये शहर बहुत आबाद होता था, लेकिन एक खौफनाक बला इसे खा गई। बहराम ने कहा, और अगर किसी तरीके से हम लाश के बदन में ट्रांसमीटर फिट कर सकें तो लाश को हम अपने काबू में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें लाश का पता चल सके कि वो कहाँ है। फिर कोई शख्स जान पर खेलकर लाश के जिस्म में ट्रांसमीटर लगाए। ये बड़े कठिन काम है, बड़े मुश्किल काम है। आर्थर कहने लगा, खुदा के वास्ते तुम पता करो लाश कहाँ है। मैं अपनी जान हथेली पर रखकर उसके जिस्म में ट्रांसमीटर फिट करके आ जाऊंगा, ख्वाह मेरी जान चली जाए, लेकिन ट्रांसमीटर जरूर फिट करके आऊंगा। बहराम ने कहा, मेरे भाई अगर किसी तरह से लाश का पता चल जाए कि वो किस जगह रहती है तो ये काम मैं भी अपनी जान पर खिलकर कर सकता हूँ। अब हमारा एक ही काम होगा कि जल्द से जल्द ये पता करें कि लाश किस जगह छुपी हुई है। इसके बाद हम दूसरा कदम उठाएंगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके लिए हमें अलग अलग काम करना होगा। मेरा मतलब है अगर हम दोनों एक ही जगह लाश को तलाश करते रहे तो ये एक वक्त ज़ाया करने वाली बात होगी। हम अलग अलग जगहों पर लाश को तलाश करेंगे और जो ही लाश का सुराग मिला फौरन एक दूसरे को बाखबर कर देंगे। ये तजवीज़ बहुत माकूल है, हमें आज ही से ये काम शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, फिर अपने अपने इलाके पसंद कर लो, मैं जंगल। दोनों सुराग रसानों ने लाश की तलाश के लिए शहर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। बहराम को शहर का शुमाली हिस्सा आया जहां घने जंगल थे और इंस्पेक्टर आर्थर को शहर का जनूबी हिस्सा मिला जहां अंग्रेज कर्नल की कोठी और नहर थी। उसी रोज दोपहर के खाने के बाद दोनों सुराग रसा अपने अपने इलाके की तरफ निकल गए। इंस्पेक्टर ने अपनी तफ्तीश कर्नल के बंगले से शुरू की। यहाँ उसे बंगले के बाहर मैदान में लाश के पांव के निशान साफ नजर आ गए। वो उन निशानों के पीछे पीछे चल पड़ा। नहर में जाकर निशान खत्म हो गए। जाहिर है यहाँ लाश ने नहर पार की थी। इंस्पेक्टर भी नहर में उतर गया। दूसरे किनारे पर फिर से लाश के पैरों के निशान शुरू हो गए थे। इंस्पेक्टर आगे बढ़ता चला गया। आगे हरे भरे खेत थे। खेतों में पांव के निशान कैसे पहचाने जा सकते थे? इंस्पेक्टर अंदाजे से खेतों खेत आगे बढ़ता चला गया। वो खूबसूरत बागात में आ गया। लाश उन्हीं बागों में से गुजरकर वापस गई थी। इंस्पेक्टर का अंदाजा बिल्कुल भी सही था। बागों से निकलने के बाद इंस्पेक्टर ने देखा कि पैरों के निशान शहर के जनूबी हिस्से यानी जंगल की तरफ चले जा रहे थे। वो उन रास्तों पर से होता हुआ दरिया के पुल पर आ गया। ये इलाका बहराम का इलाका था। लाश के कदमों के निशान वहां तक बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। बाकी लोगों ने अपने पांव से निशान मिटा दिए थे। जहां इंस्पेक्टर आर्थर को सुराग सा बहराम भी तफ्तीश करता हुआ मिल गया। बहराम, लाश के कदमों के निशान तुम्हारे इलाके तक आ रहे हैं। हाँ आर्थर, मैं भी यही देख रहा हूँ। फिर वही बात के पांव के निशान जंगल में दाखिल होकर खत्म हो जाते हैं, जिसका मतलब वाज़ेह यही है कि लाश ने इसी जंगल में पनाह ले रखी है।
बहराम ने जंगल की तरफ देखते हुए बड़े सुकून से कहा, मिस्टर आर्थर, अगर खुदा की मदद मेरे साथ रही तो मैं इस जंगल से लाश को जरूर तलाश कर लूंगा। मैं जानता हूं जिस तरह पहले मैंने उस लाश को काबू किया था उस तरह ही इस दफा भी लाश को मैं ही काबू करूंगा और उसे जहन्नम में पहुंचाऊंगा। आर्थर ने कहा, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए बहराम कि लाश तुम्हारी दुश्मन है। वो जरूर तुमसे बदला लेने की फिक्र में होगी क्योंकि तुम ही ने उसे सबसे पहले हलाक किया था। बहराम ने कहा, मैं इस हकीकत को अच्छी तरह जानता हूं आर्थर, और यह हकीकत समझते हुए ये दावा कर रहा हूं कि मैंने कमर कस ली है और लाश मुझसे बचकर नहीं जा सकती। आओ वापस चलते हैं। दोनों वहां से अपने दफ्तर आ गए। सुराग रसां बहराम ने अब बड़ी गर्मजोशी और खामोशी के साथ लाश की तलाश शुरू कर दी। उसने अपनी इस नई मुहिम के बारे में गजाला को भी कुछ न बताया। वो अगले दिन मुंह अंधेरे ही घर से निकलकर जंगल की तरफ आ गया। जंगल में अंग्रेज कर्नल की बमबारी के असरात अब भी साफ नजर आ रहे थे। जगह जगह दरख्त टूटे पड़े थे और जमीन में गड़े पड़ गए थे। बहराम जंगल में उस जगह से दाखिल हुआ था जहां से उसके ख्याल में लाश जंगल में दाखिल हुई थी। वो जंगल में काफी आगे बढ़ता चला गया। लाश के यहाँ ना तो पैरों के निशान थे और ना कोई उसका सुराग ही मिल रहा था। बहराम थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। जंगल फिर से परिंदों से आबाद हो गया था। दरख्तों पर तोते बोल रहे थे। वैसे जंगल दूर तक सुनसान था। ये जंगल बड़ा लंबा और घना था। रास्ते में 2-3 नहरें पड़ती थीं। फिर आगे चलकर पहाड़ी टीलों की चढ़ाई उतराई शुरू हो जाती थी और यह सिलसिला ऊपर जाकर हिमालय पहाड़ की तराई के सबसे घने जंगलों से जा मिलता था। इतने लंबे सिलसिले वाले जंगल में लाश को तलाश करना आसान न था। हो सकता था कि लाश बहुत आगे तराई के जंगलों में निकल गई हो। बहराम भी असल में यही चाहता था कि लाश आगे के घने जंगलों में निकल जाए। वो जंगल खूनखार आदमखोर लुटेरों से भरे पड़े थे। वहां लाश की जिंदगी खतरे में थी। कम से कम इस तरह से शहर वालों को लाश की मुसीबत से छुटकारा मिल सकता था। मगर लाश 1 महीना गायब रहने के बाद फिर से नमूदार हो गई थी। यानी मतलब यह था कि लाश इस शहर से जाना नहीं चाहती थी। क्या लाश बहराम की तलाश में थी? अब ये बात 16 आने सच थी। अब लाश बहराम की तलाश में थी। लाश का दुश्मन नंबर 1 एक यानी सुराग रसां बहराम था। लाश के लिए परेशानी सिर्फ ये थी कि उसके पास बहराम की बू नहीं थी। सिर्फ आंखों में बहराम की तस्वीर महफूज थी। लाश बहराम को सामने देखकर पहचान सकती थी, लेकिन उसकी बू सूंघती उसके घर तक नहीं जा सकती थी। लाश उसी जंगल में एक जगह छुपी बहराम का इंतजार कर रही थी। लाश को पक्का यकीन था कि बहराम उसकी तलाश में जरूर आएगा। लाश जंगल में जिस मकाम पर छुपी हुई थी वो किसी जमाने में एक आदमखोर शेर की कुछार थी। कुछार जंगल में काफी आगे जाकर एक सुर्ख पानी की नदी अबूर करने पर एक दलदल घास के किते के पीछे घने दरख्तों के झुंडों में छुपी हुई थी। उस कुछार में जो आदमखोर शेर रहता था वो मारा गया था। उसके बाद जंगल में किसी शेर ने रुख ना किया। अब सिर्फ कहीं कहीं 4 रीछ चलते फिरते दिखाई दे जाते थे। आबादी के करीब आ जाने से इस जंगल से शेर गायब हो गए थे। लाश ने उस कुछार में अपना ठिकाना बना लिया था। वो उस वक्त उसी जगह रहना चाहती थी जब तक कि वो अपने कातिल से बदला न ले ले। लाश की पथराई हुई आंखों में बहराम की पूरी शक्ल मौजूद थी। कर्नल को हलाक करने के बाद लाश 6-7 रोज बड़ी खामोशी से कछार में लेटी रही। उसने एक पल के लिए भी जंगल में निकल कर ना देखा। एक रोज आधी रात को लाश ने खुर खुर की आवाजें सुनी। आवाजें उसके करीब आ रही थी। लाश इसी तरह लेटी रही। उसने उठने की कोई जरूरत महसूस न की। इतने में कछार में एक जंगली रीछ नमदार हुआ जो लाश के मुंह के साथ अपनी थोथनी लगाकर ये सूंघने लगा कि ये इंसान जिंदा है या मुर्दा। लाश को रीछ की ये हरकत बड़ी नागवार गुजरी। लाश ने जरा सी गर्दन हिलाकर अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। ये बात रीछ को नागवार गुजरी। उसने एक जबरदस्त गुर्राहट के साथ अपने तेज नाखूनों वाला पंजा लाश के चेहरे पर मारा। लाश के चेहरे का गोश्त कट गया। कटने के साथ ही रबड़ की तरह फिर से मिल गया। रीछ ने दूसरी बार पंजा मारा तो लाश ने दोनों हाथों से रीछ की बालों भरी गर्दन को दबोच लिया। रीछ बड़ा ताकतवर दरिंदा होता है और खास तौर पर उसकी कमर और गर्दन बड़ी मजबूत होती है। सिर्फ उसका पेट नाजुक होता है। गर्दन इतनी मोटी और बालों से भरी हुई थी कि किसी के शिकंजे में नहीं आ सकती थी। रीछ को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि उसका मुकाबला किस बला के साथ है। वो यही समझ रहा था कि ये एक आदमी सोया हुआ है जिसने हमला कर दिया है। रीछ के लिए एक निहत्थे इंसान को हलाक करना बड़ा आसान होता है। आमतौर पर वो आदमी की कमर में अपनी दोनों लंबी लंबी बाहें डालकर उसे अपने सीने से लगाकर इस जोर से भींचता है कि आदमी का भुरकस निकल जाता है। यहां भी रीछ वही दावा आजमाने वाला था कि लेटे हुए आदमी ने उल्टा रीछ की गर्दन में दोनों हाथ डालकर उसे अपने शिकंजे में कस लिया। रीछ का ख्याल था कि आखिर वो इंसान है, रीछ से बचकर कहां जाएगा। मगर उसे क्या मालूम था कि जिस इंसान से उसका मुकाबला है वो एक आम इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाश है जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा आदमियों की ताकत है। लाश ने रीछ की गर्दन को एक ऐसा झटका दिया कि रीछ की बेख्तियार चीख निकल गई। लाश ने रीछ को दोनों हाथों से ऊपर उठाकर जमीन पर दे मारा। रीछ की हड्डी पसली एक हो गई। वो एक कलाबाजी खाकर गिर पड़ा और फिर न उठ सका। बहराम लाश की तलाश में सुर्ख पानी वाली नहर के किनारे तक आया।
اس نے نہر کے دوسرے کنارے کی دلدلی زمین کو گھنے درختوں کو دور سے بڑے غور سے دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ لاش اتنی دور تک کہاں گئی ہوگی، وہ یہیں کسی جگہ نہر کے کنارے اپنا ٹھکانہ بنا کر چھپی بیٹھی ہوگی۔ دل میں بہرام کو ایک خوف بھی تھا کہ وہ جنگل میں اکیلا ہے، اگر لاش سامنے آ گئی تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ سوچ کر بہرام واپس چل پڑا۔ ساری رات لاش بہرام سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کا دماغ زیادہ نہیں سوچ سکتا تھا۔ دن کی روشنی میں لاش کچھار سے باہر نکل بھی نہیں سکتی تھی۔ روشنی میں لاش کی آنکھیں چندیا جاتی تھی اور اسے بالکل بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے حافظے میں صرف اتنا نقش تھا کہ بہرام کا مکان ایک باغ کے سامنے والی عمارت کی دوسری منزل میں ہے، جہاں جانے کے لیے لفٹ میں سوار ہونا پڑتا ہے۔ اگلی رات لاش شیر کی کچھار سے باہر نکل آئی۔ اس نے دلدلی زمین پر اگی ہوئی لمبی لمبی گھاس عبور کی، پھر سرخ پانی کی نہر میں سے گزر کر گھنے درختوں کے نیچے سے ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ لاش ایک بڑے ہی خطرناک سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ اس سفر پر خطرے بھی بے شمار تھے۔ قدم قدم پر لوگ اس کے دشمن موجود تھے۔ اگر یہ لاش مر نہیں سکتی تھی پھر بھی اس کو لاکھوں سینٹی گریڈ کی گرمی پہنچا کر اسے جلا کر بھسم ضرور کیا جا سکتا تھا۔ جنگل میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کہیں دور کوئی الو بار بار بول جاتا تھا۔ لاش جنگل میں سے نکل کر شہر جانے والی سڑک پر آ گئی۔ وہ پیدل بہرام کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس طرح وقت بہت ضائع ہو جانے کا ڈر تھا اور خطرہ تھا کہ واپسی پر لاش کو دیر ہو جائے گی اور صبح ہو جائے گی۔ لاش سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی اور شہر کو جانے والی کسی موٹر گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے سے کسی موٹر گاڑی کی روشنیاں دکھائی دیں۔ لاش نے ایک درخت کو اکھاڑ کر سڑک کے بیچ ڈال دیا۔ یہ ایک کالے رنگ کی بند شیشوں والی گاڑی تھی جسے ایک یہودی چلا رہا تھا۔ اس نے بیچ سڑک میں کٹا ہوا درخت پڑا دیکھا تو فوراً بریک لگا کر گاڑی روک لی۔ یہودی سڑک پر درخت پھینکنے والے کو منہ ہی منہ میں گالیاں دیتا گاڑی سے باہر آیا اور دونوں ہاتھ لگا کر درخت کو سڑک سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ درخت کا تنا اتنا بڑا تھا کہ اسے اٹھا نہ سکا۔ ابھی وہ درخت کے تنے پر جھکا ہوا تھا کہ پیچھے سے آ کر لاش نے یہودی کے سر پر پتھر کا وار کیا۔ یہودی مردہ بکری کی طرح زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ لاش نے خاموشی سے اس یہودی کی ولایتی ٹوپی اپنے سر پر پہنی، اس کی اینک اپنی آنکھوں پر لگائی اور گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ لاش کو موٹر چلانی بھی آتی تھی۔ لاش گاڑی کو لے کر شہر بہرام کی کوٹھی کی طرف چل پڑی۔ کوئی غیبی طاقت کار چلا رہی تھی۔ لاش کے ہاتھ صرف سٹیئرنگ پر تھے اور کار اپنے آپ سڑک پر بھاگی چلی جا رہی تھی۔ لاش کا اندازہ اس قدر درست تھا کہ وہ جدھر چاہتی کار اسی طرف مڑ جاتی تھی۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ شہر کی سڑکیں ویران اور سنسان پڑی تھی۔ لاش کار کو لے کر اس باغ کے پاس آ گئی جس کے بالکل سامنے سراغ رساں بہرام کا فلیٹ تھا۔ فلیٹ کی کھڑکیوں کو دیکھتے ہی لاش کی یادداشت واپس آ گئی۔ بالکل وہی مکان تھا، وہی کھڑکیاں تھیں اور ویسے ہی ان کھڑکیوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ ایک کھڑکی کے پیچھے ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ لاش نے کار ایک طرف کھڑی کر دی اور درختوں کے نیچے سے ہوتی ہوئی بہرام کے فلیٹ کی عمارت کے صدر دروازے میں آ گئی۔ دروازے کا ایک پٹ کھلا تھا۔ لاش اندر داخل ہو گئی۔ عمارت کی نچلی منزل کا بڑا کمرہ بالکل خالی اور سنسان تھا۔ لاش کمرے میں سے گزر کر لفٹ کے پاس آ گئی۔ اس نے لفٹ کے اندر سوار ہو کر دوسری منزل کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ دوسری منزل پر جا کر اپنے آپ رک گئی۔ لاش نے سر باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھا۔ راہداری بالکل خالی تھی۔ کہیں کہیں راہداری کی چھت پر مدھم روشنی والے بلب جل رہے تھے۔ لاش نے بہرام کے فلیٹ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس کے سارے اندازے بالکل درست نکل رہے تھے۔ اب سامنے بہرام کا فلیٹ تھا۔ لاش فلیٹ کے بند دروازے کو بڑے غور سے تکنے لگی۔ وہ دستک نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنا، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ لاش نے دروازے کو آہستہ سے اندر کو دھکیلا۔ اندر سے دروازہ بند تھا۔ لاش کو کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ جلدی سے اندھیرے میں ہو گئی۔ ایک آدمی جھومتا جھامتا گنگناتا ہوا راہداری میں سامنے سے چلا رہا تھا۔ وہ لاش کے قریب سے گزرتے ہوئے اچانک رک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے گھوم کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی، پھر خود ہی سر کو جھٹک کر ہنسا اور بولا، مجھے وہم ہو گیا ہے، ہر جگہ لاشیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور یہ کہہ کر آگے جا کر ایک فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ آدمی بہرام کے بالکل ساتھ والے فلیٹ میں داخل ہوا تھا۔ لاش کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور وہ بہرام کے ساتھ والے فلیٹ کی طرف آ گئی۔ اس نے فلیٹ کے دروازے کو دھکیلا۔ دروازہ بند نہیں کیا گیا تھا، وہ کھل گیا تھا۔ لاش نے اندر جا کر دیکھا، وہی مستانہ آدمی ذرا پرے الماری کے پاس کھڑا اپنا کوٹ اتار کر ہینگر میں رکھ رہا تھا۔ لاش آہستہ آہستہ چلتی اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس آدمی نے جھومتے سیٹی بجاتے ہوئے مڑ کر پیچھے دیکھا، پھر گردن گھما کر سر کو جھٹکا دیا اور ہنس کر بولا، کمبخت، یہ وہم میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، گھر کے اندر بھی مجھے لاش دکھائی دینے لگی۔ وہ ہنس کر پھر سیٹی بجا بجا کر گانے اور ٹائی اتارنے لگا۔ لاش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آدمی جھومتے جھومتے ایک دم رک گیا۔ اس کی سیٹی کی آواز بند ہو گئی۔ اب اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے گھوم کر دیکھا، سچ مچ کی لاش اس کے کندھے پر اپنا مکروہ ہاتھ رکھے اسے ہیبت ناک آنکھوں سے تک رہی تھی۔ اس آدمی نے مسکرا کر اپنا ہاتھ
लाश की तरफ बढ़ाया और कहा, हेलो मोहतरमा लाश साहिबा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, तशरीफ। जुमला पूरा नहीं हुआ था कि आदमी चकरा कर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। लाश ने बेहोश आदमी को कुछ न कहा। वो उसके करीब से गुजरकर कमरे की बाहर वाली खिड़की की बालकनी में आ गई। यहाँ साथ ही बहराम के कमरे की खिड़की की बालकनी थी। लाश बड़े आराम से बहराम की खिड़की की बालकनी में आ गई। इत्तेफाक ऐसा हो गया था कि बहराम अभी घर नहीं पहुंचा था, वो अभी दफ्तर में ही था। उसने अपनी बीवी गजाला को फोन कर दिया कि वो आज रात जरूरी काम की वजह से रुक गया है और सुबह 4 बजे घर वापस आएगा। बहराम की बीवी गजाला अपने कमरे में सो रही थी। लाश खिड़की खोलकर बहराम के कमरे में आ गई। यहाँ अंधेरा था। सड़क पर लगी बत्ती की रोशनी में लाश को बहराम का खाली बिस्तर और मेज कुर्सियां पड़ी दिखाई दी। लाश ने गुस्से में बहराम के बिस्तर को फाड़ दिया। एक कुर्सी को उठाकर जोर से मेज पर दे मारा। कमरे में शोर हुआ तो गजाला की आंख खुल गई। उसने टेबल लैंप रोशन किया और गाउन दुरुस्त करती बहराम के कमरे की तरफ बढ़ी। दिल में ही वो डर भी रही थी कि कहीं चोर ना घर में घुस आए हों। उसने बहराम के दरवाजे की चाबी के सुराख में से अंदर झांक कर देखा तो खौफ से उसकी रूह फना हो गई। अंदर भयानक लाश चीजों को तोड़ फोड़ रही थी। गजाला चीख मारकर वापस दौड़ी और बहराम को फोन करने लगी। गजाला की चीख की आवाज लाश के कानों में पड़ी तो उसके हाथों में पकड़ी हुई कुर्सी वैसे की वैसी रह गई। लाश दरवाजे की तरफ आई। एक ही मुक्का मारकर उसने दरवाजे को तोड़कर परे फेंक दिया। दरवाजे के टूटने की आवाज पर गजाला के हाथ से फोन छूटकर गिर पड़ा। वो अपने खावंद को सिर्फ इतना ही कह पाई थी, हेलो हेलो, वो तुम्हारे कमरे। लाश गजाला की तरफ बढ़ी। गजाला चीख मारकर कमरे से बाहर भाग उठी। वो पिछली सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। लाश ने सीढ़ियों को देखा, ये लोहे की बनी हुई थी और इमारत के अकब में अलग लगी हुई थी। लाश ने दोनों हाथों से पकड़कर जोर से झंझोड़ा। गजाला जमीन के करीब पहुंच गई थी। वो झटका खाकर सड़क पर गिर पड़ी। गिरते ही उठी और एक तरफ को दौड़ने लगी। लाश भी उस वक्त तक सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ चुकी थी। अब फ्लैट में रहने वाले दूसरे लोग भी बेदार हो गए थे कि ये कैसा शोर मचा हुआ है। कमरों की बत्तियां रोशन हो गई थी। लाश कार में सवार हुई और जिधर गजाला गई थी उधर चलना शुरू कर दिया। गजाला आगे जाकर एक खाली गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो चुकी थी। लाश ने कुछ देर पीछा किया, फिर वो रास्ता भूल गई। लाश ने कार को एक सड़क पर डाला और शहर से बाहर निकल आई। उधर बहराम ने जब देखा कि गजाला ने एकदम से फोन बंद कर दिया है तो वो घबरा गया कि जरूर कोई खतरनाक बात हुई है। उसने इंस्पेक्टर को साथ लिया और गाड़ी में सवार होकर सीधा घर की तरफ भागा। रास्ते में गजाला की गाड़ी मिल गई। गजाला ने गाड़ी रोक ली। बहराम ने भी कार खड़ी कर ली। वो भागकर अपनी बीवी के पास आया। गजाला खौफ से सफेद हो रही थी। उसका जिस्म ठंडा था और उससे बात भी नहीं हो रही थी। गजाला, क्या हुआ था? तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? गजाला ने बड़ी मुश्किल से इतना कहा, लाश, और बेहोश हो गई। बहराम और इंस्पेक्टर ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो गाड़ी दौड़ाते हुए फ्लैट की तरफ आए। वहां लोग जमा थे मगर लाश कहीं नहीं थी। गजाला को बहराम ने अपने हमसाये के बेडरूम में लिटा दिया और खुद इंस्पेक्टर के साथ टार्च लेकर अपने फ्लैट में आ गया। सचमुच वहां लाश फिर चुकी थी। उसके कमरे का दरवाजा टूटा पड़ा था। आखिर वही बात हुई जिसका हमें डर था। लाश तुम्हारी तलाश में तुम्हारे फ्लैट पर पहुंच गई। खुशकिस्मती से हम यहाँ नहीं थे और गजाला ने भी भागकर जान बचाई। बहराम सोफे पर बैठ गया। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। अगर गजाला को कुछ हो जाता तो मैं ये सदमा सारी जिंदगी फरामोश नहीं कर सकता था। इंस्पेक्टर ने बहराम के बिस्तर की चादर के टुकड़े उठाकर कहा। लाश ने बड़े गुस्से का इजहार किया है। उसे बड़ा तैश आया है कि बहराम यहाँ नहीं था। जब गजाला को होश आया तो उसने सारी कहानी बहराम और इंस्पेक्टर को सुनाई। साथ वाले फ्लैट से वो मस्ताना भी होश में आ चुका था। उसने आंखें मलते हुए कहा, पहले तो मैंने इसे अपना वहन समझा क्योंकि मुझे अक्सर ख्वाब में लाशों के चेहरे दिखाई दिया करते हैं, लेकिन उसने मेरे कंधे पर अपना ठंडा बर्फीला हाथ रखा तो मेरी जान ही निकल गई। मेरे खुदा, किस कदर भयानक था लाश का चेहरा। यह कहकर मस्ताना आदमी अपने कमरे में गया और दरवाजे की कुंडी लगाकर सोफे पर ही गिरकर सो गया और खराटे लेने लगा। गजाला गरम गरम दूध का प्याला पीकर अपने बिस्तर पर खूब गर्म होकर कंबल लपेट कर पड़ी थी। इंस्पेक्टर और बहराम उसके करीबी सोफे पर बैठे आपस में लाश की आमद के बारे में बातें कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने कहा, हैरानी तो इस बात की है कि लाश कार कैसे चला रही थी, क्योंकि चौकीदार ने लाश को कार के अंदर बैठे कार चलाते देखा है। बहराम बोला, हाँ, ये बड़ी पक्की शहादत है। बाहर जमीन पर कार के पहियों के निशान मौजूद हैं। जरूर ये कार लाश ने किसी को हिला करके उड़ाई होगी। सुबह उस बेचारे कार के मालिक के कत्ल की खबर भी आ जाएगी। इंस्पेक्टर ने पूछा, लेकिन बहराम, ये बताओ कि एक लाश कार को चलाते हुए सड़कें अबूर करके बिल्कुल दुरुस्त सिमत में अपनी मंजिल पर कैसे पहुंच सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई शैतानी इंसान इस लाश को अपने कंट्रोल में लाने के बाद उसे अपने रेडियो के जरिए इस्तेमाल कर रहा हो? ऐसा भी हो सकता है, मगर मुझे यकीन है कि हमारे शहर में कहीं भी कोई ऐसा साइंसदान नहीं है जो इस किस्म की बुरी हरकत कर सके। फिर लाश ने कार कैसे ड्राइव की? मैं तो इस बात पर हैरान हूं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बहराम ने कहा,
लाश पर अभी तक रेडियो वेव का असर है। उसकी यादाश्त के साथ रेडियाई लहरें घुल मिल गई हैं। बस वो जब किसी सिमत को जानने की ख्वाहिश करती है तो उसकी यादाश्त रेडियो लहरों के जरिए उसकी रहनुमाई करती है। कार के इंजन पर और उसके स्टीयरिंग पर उन रेडियाई लहरों का असर बहुत ज्यादा था। यही वजह है कि कार लाश की मर्जी के मुताबिक चल रही थी। इंस्पेक्टर ने सर झटक कर कहा, तुम भी कमाल करते हो यार, ऐसी अनोखी दलील दी है कि मैं भी कायल हो गया हूँ। बहराम ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ आर्थर, ये लाश आग की भट्टी में से निकलकर अजीबोगरीब हो गई है। इंस्पेक्टर आर्थर ने कहा, सवाल यह है कि लाश ने तुम्हारा घर देख लिया है, अब तुम्हें उस जगह नहीं रहना चाहिए। गजाला ने कहा, हाँ बहराम, आर्थर ठीक कह रहे हैं, हमें कल सुबह यहाँ से चले जाना चाहिए। इंस्पेक्टर बोला, तुम अगर चाहो तो कुछ अरसे के लिए थाने के ऊपर वाले फ्लैट में आ सकते हो। बहराम कहने लगा, मेरा ख्याल है कि आप लोगों का ख्याल दुरुस्त है, मुझे कुछ मुद्दत के लिए ये फ्लैट तब्दील कर देना चाहिए। लाश को मेरी शक्ल भी नहीं भूली और फ्लैट भी याद रहा है। अगर मैं फ्लैट बदलूं तो वो कभी मेरे घर तक नहीं पहुंच सकती। इंस्पेक्टर ने कहा, बस तुम सवेरे ही फ्लैट तब्दील कर लेना, मैं खुद गाड़ी भिजवा दूंगा, तुम दोनों उसमें बैठकर दफ्तर के फ्लैट में आ जाना, सामान बाद में आ जाएगा। अच्छा अब तुम लोग आराम करो, कल मुलाकात होगी। इंस्पेक्टर शब बखैर कहकर चला गया। बहराम कुछ देर गजाला का सर दबाता रहा। जब गजाला सो गई तो बहराम उसके सिराने कुर्सी पर बैठकर रिसाले पढ़ने लगा। वो बाकी रात जाकर गजाला की निगहबानी करना चाहता था। लाश का कोई पता नहीं था कि वो फिर से चली आए। वो जाग रहा होगा तो कम से कम गजाला को साथ लेकर वहां से फरार तो हो सकेगा। रात काफी गुजर गई थी। बहराम ने लैंप की रोशनी में देखा, पिछले पैर के 3:30 बज रहे थे। बहराम ने कुर्सी खिड़की के पास कर ली ताकि उसकी नजर सड़क पर रहे और अगर सड़क पर लाश नजर आए तो उससे बचाव का इंतजाम कर सके। सारी रात गुजर गई। बहराम ने रात आंखों में काट दी। सुबह हुई, सूरज की चमकीली रोशनी चारों तरफ फैल गई। गजाला बेदार हो गई। उन्होंने मिलकर नाश्ता किया। रात लाश का आना और दरवाजों का तोड़ना उन्हें एक डरावना ख्वाब मालूम हो रहा था। गजाला अभी तक सहमी हुई थी। बहराम उसे बार बार हौसला दे रहा था। इतने में इंस्पेक्टर की गाड़ी आ गई। वो दोनों गाड़ी में सवार हुए और थाने वाले फ्लैट की तरफ चल पड़े। उधर रात को लाश कार लेकर बहराम के फ्लैट से गजाला के ताकुब में निकली। गजाला तो उसे जुल देकर एक तरफ को भाग गई। लाश कार को लेकर, बल्कि कार लाश को लेकर उसकी मर्जी के मुताबिक ठीक ठीक रेडियाई लहरों के मुताबिक शहर से बाहर वाली सड़क पर जंगल के करीब बिल्कुल उसी जगह आ गई जहां कार का मालिक बेहोश होकर गिरा था। कार का मालिक अब वहां नहीं था। लाश ने कार एक तरफ दरख्त के साथ जोर से टकरा दी। कार टूट फूट गई। लाश कार में से निकलकर जंगल में गायब हो गई। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।